हिस्ट्री यानी इतिहास और हिस्ट्री। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, है ना। तो पूंजीवाद क्या है यानी कैपिटलिज्म क्या है। तो पूंजीवाद क्या है, इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो पूंजीवाद एक वैसी आर्थिक व्यवस्था है, क्या लिखेंगे, पूंजीवाद एक वैसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों यानी उत्पादन को जितना भी सभी साधनों, कारखानों और व्यापारियों पर किसी सरकार का अधिकार ना होकर निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों का एक अधिकार होता है। तो इसका मतलब कहने का है कि जो पूंजीवाद एक वैसी प्रक्रिया है, ये पूंजीवाद एक वैसी आर्थिक व्यवस्था है, वैसी आर्थिक मतलब पैसे की व्यवस्था है जिसमें उत्पादन का सभी साधन, जो उत्पादन का सभी साधन है, जैसे क्या चीज़ उत्पादन में सभी साधन, जैसे कारखाना में कोई चीज़ बनाया, और व्यापार पर किसी सरकार का एकाधिकार ना होकर निजी व्यक्ति या निजी कंपनियों का एक अधिकार होता है। तो कोई निजी व्यक्ति का, जिस पर कारखाने पर किस पर अधिकार होगा, निजी व्यक्तियों का, या चाहे कोई संस्था का अधिकार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो इस व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण ना होकर निजी मुनाफा कमाना होता है। तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, इसमें क्या होता है, पूंजीवाद वैसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन का सभी साधन में सरकार नहीं होता है, लेकिन उसका अधिकार कौन होता है, कोई निजी व्यक्ति होता है या निजी कंपनी का एक अधिकार होता है। कोई, जैसे इंडिया में क्या है, निजी व्यक्ति का किसका अधिकार, जैसे अंबानी अडानी का, मतलब कोई चीज़ अपना लाभ कमाने के लिए कोई कारखाना खोल लिया या कोई व्यापार कर रहा है, उसे निजी लाभ कमाते कमाते क्या हुआ, उसका एक अधिकार होता है। इस व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण ना होकर केवल निजी मुनाफा कमाना होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, पूंजीवाद। यानी कोई व्यक्ति इतना पैसा कमाते कमाते, पूंजी लगाते लगाते एकदम पूंजी बहुत उसके पास आ गया, तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, पूंजीवाद व्यवस्था कहते हैं। उसका कमाना, उसमें समाज का भलाई नहीं करना होता, वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए एकदम मतलब करता है। तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, पूंजीवाद व्यवस्था कहते हैं। खूनी रविवार क्या है यानी ब्लडी संडे क्या है, खूनी रविवार क्या है। तो रूस में 9 जनवरी 1905 को, है ना, तो रूस देश है, उसमें 9 जनवरी 1905 को जब निहत्थे मजदूरों यानी वर्कर्स के एक समूह अपनी मांग को लेकर जारा जिसको राजा को कहते हैं, राजा को कहते हैं, को महल की ओर बढ़ रहा था। तो वो क्या कर रहा था, रूस में 9 जनवरी 1905 को निहत्थे मजदूर जो थे, एक समूह अपनी मांग को लेकर यानी राजा के महल की ओर बढ़ रहा था, और जो सब मजदूर था वो कहाँ जा रहा था, राजा की ओर बढ़ रहा था। तब जारा की सेना ने उन पर अंधाधुंध गोली बरसा दिया, और वो क्या दिया, जब राजा के पास जा रहा था तो राजा के सेना यानी जारा उसको कहते थे फ्रांस में, तो उसकी सेना ने क्या किया, अंधाधुंध गोली बरसा दी। इसी घटना में हजारों लोग मारे गए। जब गोली बरसा दी तो इस घटना में क्या कर रहे, हजारों लोग मारे गए। इसलिए इतिहास में इसी दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में इसी दिन को क्या कर रहे हैं, खूनी रविवार को नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब रूस में 9 जनवरी 1905 को निहत्थे मजदूर ने क्या कर रहा था, अपनी कुछ मांग को लेकर राजा की महल ओर बढ़ रहा था, लेकिन राजा के महल में क्या था, वहाँ का सेना था। सेना से ने बिना सोचे समझे क्या किया, उस हजारों लोगों पर क्या किया, मजदूरों पर कि कहने गोली बरसा दी। और उस दिन कौन था, दिन था उस दिन रविवार का दिन था, और उसी के नाम से क्या, रविवार का दिन जिसे उसी के नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अक्टूबर क्रांति क्या है, तो रूस में 7 नवंबर 1917 को, रूस में जो 7 नवंबर 1917 को बेलशविक्स ने लेनिन के नेतृत्व में प्रोटोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक और डाकघर जैसी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और केरेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंका। तो क्या किया था, रूस में 7 नवंबर
1917 को बेलोसोविक ने लेनिन के नेतृत्व में, तो बेलेस्विक क्या था, और वो वहाँ का एक राजा था शायद, बेलेस्विक मंत्री था, और लेनिन के नेतृत्व में प्रोटोगाड के रेलवे स्टेशन के बैंक और डाकघर जैसी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और केरेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंका। तो रूस में किसकी सरकार था? केरेंस्की की सरकार। तो दो व्यक्ति, एक बेलेस्विक, और बेलेस्विक किसना का सहायता थी, या लेनिन की सहायता लेके जो रूस का रेलवे स्टेशन और बैंक और डाकघर जैसी इमारतों पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। और केरेंस्की जो वहाँ का राजा था उसको क्या किया? वहाँ के उखाड़ कर फेंक दिया था। चूंकि पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार उसी दिन 15 अक्टूबर थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति या बेलोसविक क्रांति कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लेस्विक क्रांति क्या था? तो इसमें क्या लिखेंगे? ब्लेस्विक और 7 नवंबर 1917 ब्लेस्विक के नेतृत्व में लेनिन ने क्या किया था? वो बस स्टेशन और डाकघर जैसी इमारतों पर कब्जा कर लिया था और केरेंस्की की सरकार फेंक दिया था, और उस अनुसार 25 अक्टूबर था, इसलिए इसे क्या है? अक्टूबर क्रांति या ब्लेस्विक क्रांति भी कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो यहाँ देखेंगे, समाज का वह लाचार, समाज का क्या है? वह लाचार और गरीब वर्ग, समाज का वह लाचार और गरीब वर्ग जिसमें मुख्य रूप से खेत में काम करने वाले किसान। तो समाज का वह वर्ग था जो लाचार था और गरीब था, गरीब वर्ग के थे, और मुख्य रूप से क्या काम करता था? खेती करने वाले किसान थे, कारखाने के मजदूर थे, लाचार थे और गरीब थे, और खेत में काम करता था और कारखाने में काम करता था। आम गरीबों लोगों और फुटपाथ पर रहने वाले श्रमिक होते थे। तो ये कैसे थे? कैसे लोग थे? आम लोग थे और फुटपाथ पर रहने वाले श्रमिक थे। इसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो पहले किसान को कहेंगे सर्वहारा वर्ग, जो खेत में काम करता था, कारखाने मजदूर में काम करता था। आम गरीब लोग जो फुटपाथ पर रहने के श्रमिक होते थे, जो श्रमिक मतलब फुटपाथ पर रहते थे और श्रमिक का काम करते थे, इसे ही क्या कहते थे? सर्वहारा वर्ग कहते थे। इस वर्ग के पास अपनी कोई बड़ी संपत्ति नहीं होती थी। इस वर्ग के पास ना तो कोई अपनी बड़ी संपत्ति होती थी। क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? यानी क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति से पहले रूस के किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय और खराब थी। तो जो रूस क्रांति हुआ था रूस में, उससे पहले जो रूसी किसान की जो रूस में क्रांति हुआ तो पहले कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी और खराब थी। किसका? रूस के किसानों के। उनके पास खेती करने के लिए बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे, और उसके पास किसानों के पास क्या थे? पहले तो दयनीय स्थिति खराब थी और उसके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे जिन पर खेती करने के पुराने तरीके अपनाए जाते थे। और खेती तो था लेकिन उन्हें क्या अपनाए जाते थे? पुराने तरीके अपनाए जाते थे। इसके बाद उन्हें सरकार की भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। उसके बाद क्या करना था? भारी टैक्स चुकाना पड़ता था, जिसके कारण कर्ज में बोझ तले दबे हुए थे। और ये क्या है? क्रांति से पहले, रूस की क्रांति से पहले क्या था? किसानों के पास पहले तो किसानों के पास अत्यंत दयनीय और खराब थी। उसके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे जिन पर खेती करने के पुराने तरीके अपनाए जाते, जिनके बावजूद उन्हें सरकार की भारी टैक्स चुकाना पड़ता था, जिनके कारण वो किसान क्या करता था? कर्ज के बोझ तले दब जाते थे। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करेंगे हम लोग। तो रूसी क्रांति के दो सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित रोमन बिंदुओं के अनुसार थे। जारा की निरंकुशता और अयोग शासन। निरंकुशता मतलब पूरा शासन अपने अधीन रखना। रूस के राजा जारा निकोलस द्वितीय एक अत्यंत अत्याचारी था और अयोग शासक था। पहले क्या करता था? वो जनता पर अत्याचार करता था और अयोग शासक, जो अपनी जनता के भलाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। जो जनता की भलाई पर क्या करता है? निकोलस द्वितीय जनता की भलाई पर कुछ भी ध्यान नहीं देता, जिससे आम जनता के राजा के खिलाफ हो गई। और जब जो राजा ने वहाँ का जनता पर नहीं दिया तो जनता क्या करेगा? खिलाफ हो गई। ये कारण था रूसी क्रांति। दो प्रमुख कारण था रूसी जो क्रांति हुआ था। पहले क्या था? जारा निकोलस द्वितीय एक अत्यंत अत्याचारी और अयोग शासक, जो अपनी जनता की भलाई बिल्कुल नहीं चाहता था, जिससे आम जनता का क्या हो गया? उसको खिलाफ हो गया। जब राजा किसी का भलाई नहीं चाहेगा जनता को तो क्या हो गया? जनता उसके खिलाफ हो गया। पहला ये कारण था। दूसरा कारण क्या था? मजदूरों और किसानों की दयनीय स्थिति। रूस में किसानों और
कारखानों में मजदूरों की स्थितियाँ बहुत खराब थी। तो राजा का शासन था, और दूसरा में क्या था, जो काम कर रहा था किसान और मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें बहुत अधिक काम करना पड़ता था, और मजदूरों को भी, किसानों को खेत में काम करना पड़ता तो मजदूरों को भी अधिक काम करना पड़ता, और भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। राजा को क्या करता था, भारी टैक्स जो है, जिससे तंग आकर उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो रूसी क्रांति का सबसे बड़ा का यही कारण था। पहला कारण था अत्याचारी अयोग साझा था, अपने जनता का भलाई बिल्कुल नहीं चाहता, जिससे आम जनता खिलाफ हो गई। दूसरा में क्या है, मजदूरों और किसानों को बहुत स्थिति खराब थी, उसे अधिक काम करना पड़ता, और उसके बाद काम करने के बाद उसे क्या होता था, उसे टैक्स देना पड़ता, जिससे तंग आकर राजा के खिलाफ विद्रोह अपना रास्ता चुन लिया था। ठीक है। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। रूसीकरण यहाँ तो हो गया। तो रूसीकरण की नीति की क्रांति होते हुए कहाँ तक उत्तरदायी थी, तो रूस के राजा जारा निकोलस द्वितीय, रूस का राजा कौन था, जारा निकोलस द्वितीय ने देश में रूसीकरण की नीति लागू की थी। तो जो राजा, रूस का जो राजा जारा निकोलस द्वितीय था, देश में रूसीकरण की नीति लागू की थी, जिसके तहत रूस में रहने वाले अन्य जाति जैसे पोलो, फिन और यहूदियों पर जबराना रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति का थोपने का प्रयास किया। तो निकोलस द्वितीय जो था, रूसीकरण करने का नीति दिया, जिसमें अन्य जातीय भी रहते थे रूस में, जैसे पोल था, फिन था और यहूदियों पर जबराना क्या कर दिया था, उसे रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति को थोपने का प्रयास। इस दमनकारी नीति के कारण गैर रूसी जनता के मन में राजा के प्रति भारी आक्रोश और गुस्सा भर गया। वो क्या हुआ, जब दूसरा जातियों को आप जो दूसरा शिक्षा भाषा बोलता था उस पर भी क्या किया था, थोपने का प्रयास किया। इस दमनकारी कारण के रूसीकरण मन में राजा के प्रति क्या भारी आक्रोश और गुस्सा भर गया, जिससे एकजुट होकर जाराशाही शासन को उखाड़ फेंकने के क्रांति मार्ग पर चल पड़े। और ये क्या किया, यही कारण था, क्या था, रूसीकरण नीतियों के क्रांति पे कहाँ तक हुआ, यही कारण था कि वहाँ का जनता क्या कर लिया, उसको उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया। ठीक है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, तो साम्यवाद तथा एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, तो साम्यवाद ने समाज में राजाओं और बड़े पूंजीपति का एकाधिकार को खत्म करके एक बिल्कुल नई व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो जो साम्यवाद था, जो समाज में जो राजाओं और बड़े पूंजीपति एकाधिकार समाप्त करके एक बिल्कुल नई व्यवस्था की शुरुआत की, जो निम्नलिखित दो रूप में थी। पहली नई सामाजिक व्यवस्था, इसमें समाज में ऊंच नीच और जाति वर्ग के भेद को मिटाकर सभी को बराबर दर्जा दिया था। पहले क्या था, बड़े पूंजीपति था और समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था। तो इसे क्या किया, नई व्यवस्था क्या हुआ, इस समाज में ऊंच नीच और जाति वर्ग के भेद को मिटाकर सभी को बराबर का दर्जा दिया और वर्गहीन समाज की स्थापना की। नई आर्थिक व्यवस्था, और क्या हुआ, नई आर्थिक व्यवस्था किया गया। नई आर्थिक व्यवस्था में क्या हुआ, नई आर्थिक व्यवस्था इसके तहत फैक्ट्री और जमीन पर किसी एक अमीर व्यक्ति का अधिकार खत्म करके पूरी संपत्ति पर सरकार या पूरे समाज का अधिकार तय किया गया, जिससे मजदूरों का शोषण पूरी तरह बंद हो गया। तो ये साम्यवाद था, इसी को बोलते हैं साम्यवाद। दो कारण था। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कैसा था, तो नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कैसा था, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो क्या करेंगे, कार्ल मार्क्स का शुद्ध सिद्धांतों के अनुसार देश में निजी संपत्ति और व्यक्तिगत व्यापार पर पूरी तरह रोक होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि निजी संपत्ति और व्यक्ति का जो संपत्ति है उस पर व्यक्तिगत व्यापार पर पूरी तरह से रोक होना चाहिए। लेकिन सन 1921 में जब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत में थोड़ा बदलाव या समझौता किया। और क्या किया, समझौता किया। इस नीति के तहत किसानों से अनाज जबराना छीनने के बजाय उन पर एक निश्चित टैक्स लगाया गया। बचे हुए अनाज को बाजार में बेचने की छूट दी गई और छोटे छोटे उद्योग को निजी तौर पर चलाने की आज़ादी दी गई, जो पूरी तरह से मार्क्सवादी विचार के अनुकूल नहीं था। तो मार्क्सवादी विचारधारा क्या था,
जो नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी विचारधारा था क्या था, समझौता कैसे किया, तो इसी समझौता जो समझौता कैसे किया, उनके अनुसार निजी संपत्ति और व्यक्तिगत व्यापार पूरी तरह से रोक लेना चाहिए। लेकिन इन्हें लेनिन ने क्या किया, सब पर नीति लागू की, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था बचाने मार्क्सवादी सिद्धांत थोड़ा बदलाव समझौता की। इस नीति को किसान में अनाज जबरना छीनने के बजाय उन्हें क्या किया, निश्चित टैक्स लगाया गया और बचे हुए अनाज को बाजार में बेचने की छूट देगी। छोटे छोटे उद्योगों को निजी तौर पर चलाने की आजादी देगी। इसे पूरी तरह मार्क्सवादी विचार का अनुकूल नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस की पराजय की क्रांति हेतु मार्ग परास्त किया कैसे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 1914 से 1918 में रूस की सेना को बहुत ही बुरी तरह का सामना करना पड़ा। और जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो रूस का सेना को क्या हुआ, बुरी तरह सामना करना पड़ा, जिससे रूस के लाखों सैनिक मारे गए। और रूस के क्या हुआ, लाखों सैनिक मारे गए। इस करारी हार के कारण राजा जारा निकोलस द्वितीय की अयोग्यता और कमजोरी पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गई। जब हजारों सैनिक मर गया रूस के, तो इस हार के बजाय राजा द्वितीय को क्या हुआ, तो और कमजोरी पूरी दुनिया के सामने खुल गई, जिससे रूसी जनता की अपनी सेना और राजा पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। युद्ध के कारण देश में अनाज और कपड़े की भारी कमी हो गई और चारों तरफ भुखमरी फैल गई, जिसने आगे में घी का काम किया और जनता ने जारा और नीलो शासन को अंत करने के लिए अंतिम क्रांति की शुरुआत कर दी। साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, तो ये हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, साम्यवाद एक वैसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। साम्यवादी एक वैसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो समाज में पूरी तरह समानता लाने की बात करती है। तो साम्यवाद का मतलब क्या हुआ, ये राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा जो समाज में पूरी तरह क्या है, समानता लाने की बात करती है। इसका जनक कार्ल मार्क्स है। इसका जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। इस व्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिया। और साम्यवादी व्यवस्था में क्या है, निजी संपत्ति का अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिया और देश के सभी संसाधनों, कारखानों तथा जमीनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। और क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। इसका मुख्य लक्ष्य एक वर्गहीन समाज बनाना। इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, एक वर्गहीन समाज बनाना जिसमें कोई वर्ग ना हो। उदाहरण के लिए दे सोवियत संघ, रूस, चीन, क्यूबा आदि। ये सब क्या है, ये रूस देश, क्यूबा इत्यादि है। समाजवाद से आप क्या समझते हैं, तो समाजवाद से आप क्या समझते हैं, तो ये देखना है। समाजवाद एक वैसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जो व्यक्तिगत मुनाफे के जगह पूरे समाज का कल्याण और भलाई पर जोर देती है। तो समाजवाद क्या है, एक वैसी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था है क्या है जिसमें व्यक्ति मुनाफे के जगह पूरे क्या है, समाज का कल्याण और भलाई की पर जोर देती हैं। इस विचारधारा के अनुसार उत्पादन का मुख्य साधन पर समाज या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इस विचारधारा क्या होना, समाज या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ताकि धन का बंटवारा बराबरी से हो सके और मजदूरों का शोषण पूरी तरह बंद हो। उदाहरण का देश कैसे, भारत, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि। ये क्या है, समाजवाद। इसमें समाजवाद में क्या होता है, आर्थिक और जो सामाजिक और आर्थिक व्यक्तिगत मुनाफा की जगह पूरे समाज का कल्याण के भलाई पर जोर देती है। विचारधारा और मुद्दा साधन समाज या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, धन का बंटवारा बराबरी से हो सके, मजदूरों का शोषण पूरी तरह बंद। भारत, नेपाल, श्रीलंका ये सब क्या है, समाजवाद व्यवस्था में बिलीव करता है ये सब देश। रॉबर्ट ओवेन के संक्षिप्त परिचय देते। रॉबर्ट ओवेन 1771 से लेकर 1858 ब्रिटेन के एक महान उद्योगपति और शुरुआती समाजवादी विचारक थे। उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लियोनर्क नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री में मजदूरों के लिए अच्छा घर, उचित मजदूरी और काम के घंटे तय किए। उनका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक रूप से आर्थिक उत्पादन कर सकता है। तो ये संक्षिप्त वर्णन था क्या, एक उद्योगपति के बारे में। मेनोसोविक और बेलोस्विक के विषय में आप क्या जानते हैं, तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के विभाजन के बाद दो दल बने। एगो बेलेस्विक यह बहुसंख्या ज्यादा संख्या वाले का दल था जिसका नेता लेनिन था। यह उग्र विचारों और अनुशासित
पार्टी व्यवस्था में विश्वास रखता था। मेनोवेस्विक या अल्पसंख्यक कम संख्या वाले का दल था। यह धीरे धीरे सुधार करने का फ्रांस या जर्मनी की तरह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। ये दोनों थे। सोवियत से आप क्या समझते हैं? तो रूस में मजदूरों, किसानों और सैनिकों को स्थानीय राजनीतिक कमेटियों या परिषद के सोवियत कहा जाता था। सन 1917 के रूसी क्रांति के दौरान इन परिषदों ने देश की शासन व्यवस्था और हड़ताल के संचालित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे सोवियत कहा जाता था। तो रूस में कौन था? मजदूर था, किसान था और सैनिक या स्थानीय राजनीतिक कमेटी थी या परिषद को सोवियत कहा जाता था। जो 1917 में रूसी क्रांति के दौरान इसे परिषद ने सबसे व्यवस्था और हड़ताल को संचालित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रासपुतीन कौन था? रासपुतीन रूस के एक बदनाम, पाखंडी और भ्रष्टाचारी ईसाई साधु था। वह अपनी चालाकी से रूस के राजा जारा और विशेषकर रानी अलेक्जेंड्रा को बहुत करीबी आ गया था। राजकाज और सरकारी फैसलों में उसके गलत हस्तक्षेप के कारण जारा का शासन बदनाम हो गया, जिससे जनता में भारी असंतोष फैल गया। रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? यानी रूस में जो क्रांति हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? सन 1917 के मुख्य रूसी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, महान क्रांतिकारी नेता बेलोदिमीरा इलिचा ओलियोवनोव, जिन्हें पूरी दुनिया लेनिन के नाम से जानती है। ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसको क्या है, लेनिन के नाम से जानती है, के कुशल नेतृत्व में हुई थी। उन्होंने बेल्शेविक दल के कमान संभालकर इस क्रांति को सफल बनाया। शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखें। तो दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो महाशक्तियों, पूंजीवादी अमेरिका यानी यूएस और साम्यवादी सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच पैदा हुआ तनावपूर्ण राजनीतिक संबंध को शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें सीधे तौर पर कोई हथियार से युद्ध नहीं लड़ा गया, बल्कि यह अखबारों, भाषणों और जासूसी के जरिए लड़े जाने वालों को एक दिमागी और कूटनीतिक युद्ध था। इसी ही क्या कहा जाता था? शीत युद्ध कहा जाता था। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी की घोषणा क्यों की गई थी? सन 1921 तक रूस की आर्थिक नीति युद्ध और गृह युद्ध के कारण पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, जिससे चारों तरफ भूखमरी और मंदी फैल गई थी। इस भयंकर संकट से देश के निकालने, किसानों और मजदूरों को गुस्से को शांत करना और ठप पड़े व्यापार को दोबारा पटरी पर लाने के लिए लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांत में थोड़ा समझौता करते हुए नई आर्थिक नीति लागू की थी। लेनिन के संक्षिप्त परिचय थे। लेनिन 1870-1924 के रूस के एक महान मार्क्सवादी विचारधारा था। तो लेनिन का क्या है? एक मार्क्सवादी विचारधारा था। क्रांतिकारी और बेल्शेविक पार्टी के प्रमुख नेता थे। क्रांतिकारी और बेल्शेविक पार्टी के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1917 के रूसी क्रांति के सफल नेतृत्व किया और रूस में जारा का शासन का अंत करके दुनिया को पहली साम्यवादी सरकार बनाई। देश के आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की थी। पार्ट 2 है समाजवाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और टॉपर स्टोटस है। यहाँ रूसी क्रांति के कारण के विस्तार से वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के कारण से विस्तार से वर्णन हम लोग करेंगे। यहाँ इसको जरा ध्यान से समझिए। सन 1917 में हुई रूस की क्रांति दुनिया के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। और जो 1917 में रूस की क्रांति हुआ है, दुनिया के इतिहास की सबसे बहुत बड़ी घटना थी। इस क्रांति को होने के पीछे एक कारण नहीं था, बल्कि कई सालों से जनता के अंदर पनप रहे गुस्से इसका मुख्य कारण था। और जनता के अंदर में जो गुस्सा पनप रहा था उनका मुख्य कारण था। रूसी क्रांति के प्रमुख निम्नलिखित रोमन बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। पहला नंबर है, 1 नंबर में जारा की निरंकुशता और अयोग्य शासन। रूस का राजा जारा निकोलस द्वितीय के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। यानी उनका मानना था कि राजा भगवान का रूप होता है और उसे जनता के सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। वह आम जनता की भलाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और उसका चापलूस अधिकारी जनता को शोषण करता, जिससे लोग राजा के खिलाफ हो गए। 1 नंबर ये था। दूसरा नंबर क्या था
किसानों का अत्यधिक दयनीय स्थिति। रूस के अधिकांश आबादी किसान थी, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके पास खेती करने के लिए बहुत छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े थे और तकनीकी पुरानी थी। इतनी गरीबी के बावजूद उन्हें सरकार की भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। कर्ज के बोझ तले दबे किसान जमीन के मालकिना हक के लिए तड़प रहे थे और राजा को खिलाफ विद्रोह करने का तैयार बैठा था। पहला दूसरा नंबर ये। तीसरा नंबर क्या था? मजदूरों की भयंकर बदहाली। रूस में कारखाने की मजदूरों की स्थिति नरक जैसी थी। उनसे दिन में 12 से 15 घंटे तक जबराना काम लिया जाता था, लेकिन मजदूरी बहुत कम दिया जाती थी। उनके रहने और स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। फैक्ट्रियों में उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। अपनी इसी बदहाली में तंग आकर मजदूरों ने संगठन बनाना शुरू किया और वे पूंजीपति तथा जारा के शासन उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गए। तीसरा कारण था। चौथा कारण था रूसीकरण के कठोर नीति। रूसीकरण के कठोर नीति होगा, लिखने में गलत हो गया। रूस में साम्राज्यवाद में केवल रूसी लोग ही नहीं थे। जारा निकोलस द्वितीय ने एक जारा, एक चर्च, एक रूस के नारा देकर सभी गैर रूसी जनता को जबराना रूसी भाषा, रूस शिक्षा और संस्कृति को थोप दिया। इस दमनकारी नीति के कारण अल्पसंख्यक जाति के मन में जारा के प्रति भारी नफरत पैदा हो गई। ये चौथा नंबर था। और 5वां नंबर यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध करारी हार और भुखमरी। सन 1914 में रूस में हुए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना रूस के लिए सबसे आत्मघाती कदम साबित हुआ। जारा की गलत नीतियों के कारण रूस के लाखों सैनिक बिना हथियार और कपड़े के मोर्चे पर मारे गए। युद्ध के कारण देश में अनाज की भुखमरी कमी हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई और चारों तरफ भुखमरी फैल गई। इससे भयंकर संकट ने आग में घी का काम किया और जनता को सड़क पर उतार आई, जिससे जाराशाही का अंत हो गया। ये 5 कारण था। नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? इसका मुख्य प्रावधानों विशेषताओं को वर्णन करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यहाँ से हम लोग लॉन्ग पढ़ेंगे। सन 1917 की क्रांति और उसके बाद हुए गृह युद्ध के कारण रूस की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। देश में चारों तरफ अकाल, भूखमरी और मंदी का माहौल था, जिससे किसानों और मजदूरों सरकार से नाराज हो रहे थे। इस भयंकर संकट से देश के निकालना और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए लेनिन ने सन 1921 में एक नई नीति का घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति NEP कहा जाता है। इसे मार्क्सवादी सिद्धांत में थोड़ा समझौता करते हुए पूंजीवादी के तत्व को शामिल किया गया था। इस नई आर्थिक नीति का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। किसानों से अनाज वसूलने पर रोक। पहले सरकार किसानों से के सारे अतिरिक्त अनाज जबराना छीन लेती थी, जिससे बंद कर दिया गया। अब किसानों पर एक निश्चित टैक्स लगाया गया और टैक्स देने के बाद बचे हुए अनाज को बाजार में अपनी मर्जी से बेचने की पूरी छूट दी गई। जमीन का मालिकाना हक। यद्यपि जमीन के कानूनी रूप से राज्य सरकार की संपत्ति ही माना गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह जमीन किसानों की खेती करने के लिए हमेशा के लिए दे दी गई, ताकि वह बिना किसी डर के आर्थिक पैदावार हो सके। तीसरा नंबर, उद्योग में निजी छूट। उद्योग के पूरी तरह से सरलीकरण करने के बजाय लेनिन ने यह नियम बनाया कि जिन कारखानों में 20 से कम मजदूर काम करते उन्हें निजी तौर पर प्राइवेट चलाने की आज़ादी होगी। विदेशी पूंजी और व्यापार की अनुमति। वैसे तो क्या है विदेशी? देश के ठप पड़े व्यापार को गति देने के लिए विदेशी पूंजी के रूस में निवेश करने और उद्योग लगाने की अनुमति दे। साथ ही देश में व्यक्तिगत संपत्ति और व्यापार को भी आर्थिक रूप से वैध कर दिया गया। और क्या हो गया? बैंकिंग और राष्ट्रीय स्तर पर सुधार। पूरे देश में सरकारी स्तर पर बैंक की स्थापना की गई और श्रमिकों को उनके काम नगद मजदूरी सैलरी देने की व्यवस्था शुरू की गई। रूसी क्रांति के प्रभाव परिणामों को विवेचना करें तो सन 1917 की रूसी क्रांति केवल रूस की इतिहास की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे युगांतरकारी घटना थी। इस क्रांति ने सदियों पुरानी व्यवस्था को बदलकर एक नई सोच का जन्म दिया। रूसी क्रांति के मुख्य प्रभाव और परिणाम निम्नलिखित रोमन बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। निरंकासु राजशाही क्रांति। इस क्रांति के सबसे पहला और बड़ा
परिणाम यह हुआ कि रूस से सदियों पुरानी ज़ारा निकोलस द्वितीय के निरंकुश और अत्याचारी शासन हमेशा के लिए रूस खत्म हो गया और वहाँ लोकतंत्र और जनता का शासन का नींव पड़ी। दूसरा नंबर, दुनिया की पहली मजदूर सरकार की स्थापना। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी देश की सत्ता पर बड़े राजाओं और पूंजीपति का अधिकार न होकर समाज के सबसे गरीब और शोषित वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग मजदूर और किसानों की सरकार बनी, जिससे नेतृत्व लेनिन ने किया था। तीसरा नंबर में नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। क्रांति के बाद रूस में समाजवाद को अपनाया गया। देश के सभी जमीनों, कारखानों और बैंकों और रेलवे पर निजी से मालिकों का हक छीनकर उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। समाज में अमीर गरीबी और ऊंचे नीचे के भेद को मिटाकर एक वर्गहीन समाज बनने का प्रयास किया गया। वैश्विक स्तर पर समाजवाद का प्रचार। रूसी क्रांति की सफलता को देखकर दुनिया के अन्य देश जैसे चीन, वियतनाम, क्यूबा के मजदूर और आम जनता में भी भारी उत्साह जागा। पूरी दुनिया में पूंजीवाद के खिलाफ और साम्यवाद के समर्थन में आंदोलन तेज हो गया। उसके बाद यहाँ अब ये अंतिम है, समाजवाद एवं उपनिवेशवाद पर रोक। रूस की इस नई सामाजिक सरकार ने दुनिया भर में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन किया। इसमें ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश के उपनिवेशवाद गुलामी को कड़ा विरोध किया, जिससे भारत जैसे गुलाम देशों को क्रांतिकारियों की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? विस्तार से समाइए। सन 1917 के रूसी क्रांति के बाद जो साम्यवादी व्यवस्था लागू हुई वह दुनिया के इतिहास में एक बिल्कुल अनोखी और नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था थी। इसने सदियों से चली आ रही पूंजीवादी और राजाओं की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। इससे हमें निम्नलिखित मुख्य रोमन बिंदुओं के माध्यम से हम विस्तार से समझ सकते हैं। एक नई आर्थिक व्यवस्था, न्यू सोशल सिस्टम। पुराने समाज में अमीरी गरीबी, जमींदार किसान और मालिक मजदूर के भेद था, जहां गरीबी को शोषण होता था। साम्यवादी ने इस ऊंच नीच के पूरी तरह से खत्म करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना की कि समाज में सभी मनुष्य को बराबर का दर्जा दिया गया और जन्म या जाति के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पहला नंबर ये था। दूसरा नंबर में नई आर्थिक नीति व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में फैक्ट्रियों और जमीन पर कुछ गिने चुने अमीरों का हक होता था जो मनमाने मुनाफा कमाता था। साम्यवादी ने निजी संपत्ति को अधिकार को कानूनी रूप से खत्म कर दिया। देश के सभी कारखानों, खेतों, बैंकों, खदानों और रेलवे पर पूरे समाज यानी सरकारों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तीसरा नंबर में काम का अधिकार का संवैधानिक गारंटी। इस व्यवस्था में इतिहास में पहली बार काम का अधिकार का एक बुनियादी अधिकार माना गया। सरकार ने हर नागरिक के लिए रोजगार पक्का किया और नारा दिया कि जो काम नहीं करेगा वह खाएगा भी नहीं। योग्यता और आवश्यकता का वितरण। योग्यता और आवश्यकता का अनुसार वितरण। साम्यवादी के मुख्य सिद्धांत यह बना कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसे उसकी आवश्यकता जरूरत के अनुसार फल या वस्तु मिलेगा। इससे समाज में भुखमरी और कंगाली का अंत हो गया और धन का समान वितरण सुनिश्चित हुआ। यूटोपियन समाजवादी की विचारों के कमियों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की क्या नई दिशा दी थी? तो यूटोपियन यानी समाजवादी की विचारधाराओं को कमियों का वर्णन करें, ये करेंगे। पहला, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की क्या नई दिशा दी थी? इसके कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादियों का यूटोपियन या सपनदर्शी समाजवादी कहा जाता है, जिसे सेठ साइमन, चार्ल्स फ्यूरियो और रॉबर्ट ओमेन प्रमुख थे। उनका विचारों में कुछ बड़ी कमियां थी जिन्हें सुधार कर कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक दिशा दी। यूटोपियन समाजवादी के विचारों के मुख्य कमियां और कार्ल मार्क्स दी गई नीतियों निम्नलिखित रोमन बिंदुओं के अनुसार हैं। यूटोपियन समाजवादियों की कमियां। यह विचारक समाज में फैली शोषण और अमीरी गरीबी की खाई को तो देख रहा था, लेकिन उनके पास इसे बदलने की कोई ठोस योजना नहीं थी। वे बहुत सीधे और भावुक थे। उनका मानना था कि पूंजीवादी और अमीर के दिल पिघलाकर या उनके अंदर दया भावना जगाकर मजदूर की स्थिति सुधारी जा सकती। वे यह नहीं समझ पाए कि कोई भी अमीर अपनी मर्जी से संपत्ति गरीबों में नहीं बांटेगा।
उन्होंने मजदूरों को असली ताकत को नहीं पहचाना और केवल कागजी या काल्पनिक योजनाओं बनाई, जिसके कारण असफल रहे। कार्ल मार्कस द्वारा दी गई नई वैज्ञानिक दिशा। कार्ल मार्कस ने समाजवाद के कल्पना की दुनिया से निकलकर वैज्ञानिक समाजवाद के रूप दिया। उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित नई दिशा दिखाई। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत। कार्ल मार्कस ने साफ शब्दों में कहा कि समाज में बदलाव अमीरों के दया से नहीं बल्कि मजदूरों के संघर्ष से आएगा। इतिहास गवाह है कि हक के हमेशा लड़कर जिया जाता है। मजदूरों की एकजुटता। उन्होंने दुनिया भर के मजदूरों को एक होने का नारा दिया। दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय अपनी बीड़ियों के। पूंजीवादी का पूर्ण अंत। कार्ल मार्कस ने समझाया कि जब तक पूंजीवादी और निजी संपत्ति को पूरी तरह से खत्म करके फैक्ट्रियों और मजदूरों को नियंत्रण नहीं होगा, तब तक शोषण बंद नहीं हो सकता। उन्होंने समाजवाद एवं व्यवहारिक और क्रांतिकारी का हथियार बना दिया। तो इस तरह से कि ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया।